स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है। तो इस बारे में हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया था कि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर विधि निर्माण यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। यानी समवर्ती सूची पर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, और राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर आपके राज्य नियम बनाता है, विधि बनाता है, और संघ सूची में जो विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार नियम अथवा विधि निर्माण प्रक्रिया करती है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण डाटा हैं, फैक्ट हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। वन और पर्यावरण विषय किससे संबंधित है। तो जो आपका वन और पर्यावरण विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था किसका विषय है। तो कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। शिक्षा और समाचार पत्र किसका विषय है। तो शिक्षा और समाचार पत्र जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेल, डाक और रक्षा ये किसका विषय है। तो रेल, डाक और रक्षा ये संघ सूची का विषय है। तो आगे एक और प्रश्न है, पंचायती राज। पंचायती राज किसका विषय है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो आपके प्रश्न लिखे गए थे इसको आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपके 3 विषय हैं, राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। आप अपने आसपास देख सकते हैं जो काम राज्य सरकार करती है वो हमारी चीज़ें राज्य सूची में आएंगी। जैसे कानून व्यवस्था, मान लीजिए आपका कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो आप थाने जाएंगे, तो थाने में के लिए आपका मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। पूरी जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार की होती है, वहाँ पर केंद्र से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि कानून व्यवस्था किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं या डाक से यात्रा करते हैं तो ये केंद्र सरकार के काम होते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि रेल, डाक और रक्षा ये आपके संघ सूची का विषय होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, जैसे कि शिक्षा, पढ़ाने का जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है या पढ़ाने के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो दोनों मिलके करते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये सारी चीज़ें, शिक्षा और समाचार पत्र जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होते हैं। और पर्यावरण के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। और पंचायती राज जो कि चुनाव अभी होने वाले हैं, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो सारे राज्य सूची के विषय होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने कॉमन सेंस के माध्यम से भी रट सकते हैं, लेकिन रटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को आपको रटा होना चाहिए। क्लियर, समझने की बात तो दूर की है, आपको रटा होना चाहिए, आपके जबान पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज किसका विषय है ये हमने पढ़ लिया है, राज्य सूची का विषय है। अब 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो किससे संबंधित विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है हमारे इसी पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो पंचायती राज में हम लोग जानते हैं सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। तो यानी कि यहाँ पर आप अगर ऑप्शन में आपके दिया होगा निर्वाचन आयोग तो वहाँ पर तुरंत आप टिक लगाएंगे निर्वाचन आयोग, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो आपके ग्राम पंचायत में प्रधान के, प्रमुख के और जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये सारे चुनाव राज्य सरकार कराती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो केंद्र सरकार या निर्वाचन आयोग की नहीं होती है, वो राज्य सरकार की होती है। आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पंचायत स्तर पर जो पंचायत का स्तर होता है उस पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व आपके प्रधान करते हैं, ग्राम प्रधान करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम मुखिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई।
तो ये प्रश्न आपको रटा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई थी और डेट को भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो ये इसी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं और इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा, बस इतना ही आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता हम लोग ले सकते हैं। हम लोग एक साथ 2 देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो एकल नागरिकता है ये किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से हम प्रेरित होकर हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो स्वाभाविकता हम लोग जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी हमारी नागरिकता लेना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसे भारत में कम से कम 10 वर्ष रहना पड़ेगा। यानी कि नागरिकता लेने के लिए उसे कम से कम 10 वर्ष रहना पड़ेगा, तब उसे भारत का नागरिक बनाया जाए या ना बनाया जाए इस पर विचार किया जाएगा। और अगर आपको नागरिकता खोना है, यानी नागरिकता आप छोड़ना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो उस देश में जाने के बाद कम से कम 7 साल तक अगर दूसरे देश में रहते हैं, भारत से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तो नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष और नागरिकता खोने के लिए 7 वर्ष, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ पर वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार के बारे में तो आपको रटा होना चाहिए। ये संविधान के भाग 3 में हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हैं। तो मौलिक अधिकार जितने भी हैं 12 से लेकर 35 तक, ये आपको रटे होने चाहिए और ये भाग 3 में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में जो हमारा 1950 में मूल संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारा आर्टिकल 31 में एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो 7 से 1 समाप्त कर दिया गया, यानी कि वर्तमान समय में कितना बचा है? 6 बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो डाटा दिया गया है आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे क्या लिखा है? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया और विधिक अधिकार बनाकर कहाँ पर जोड़ा गया है? आर्टिकल 300 के का में जोड़ा गया है। और कब ये जोड़ा गया है? 1978 में और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ऐसे पढ़ सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ये किस आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 31 में था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। संपत्ति को अधिकार को हटाकर, कहाँ से हटाकर? मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कहाँ पर जोड़ा गया है? विधिक अधिकार की सूची में जोड़ा गया है, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है तो अब ये किस आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 300 के का में है, यानी 300 के का में अब इसे विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये जो लाइन है इसको लगभग 2-3 मिनट इसलिए बताया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के ही पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सी है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के माध्यम से हम लोग 5 रिट दायर करते हैं, जिसमें जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट मानी जाती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और ये कहाँ पर है? आर्टिकल आपके 32 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के का, यानी आर्टिकल 51 के का में क्या है? तो आर्टिकल 51 के का में मूल कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य हैं। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 51 के काम में क्या है, तो मूल कर्तव्य हैं। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से शामिल किया गया है, तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो ये प्रश्न नीचे लिखा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और किस देश से प्रेरित होकर जोड़ा गया? रूस से प्रेरित होकर जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य के जो 4-5 आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे यहाँ पर कराए जा चुके हैं। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मौलिक कर्तव्य जो हैं या मौलिक अधिकार जो हैं उसी से कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रश्न के रूप में लिखी गई हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे कि पहला लिखा है, आ इस प्रस्ताव का अंत किस आर्टिकल में है, तो आ इस प्रस्ताव का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? आ इस प्रस्ताव के अंत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आ इस प्रस्ताव विरोधी अधिनियम कब बनाया गया था? आ इस प्रस्ताव का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत विरोधी अधिनियम या आ इस प्रस्ताव विरोधी अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर भारत में बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के का, ये बहुत लंबा चौड़ा है। आर्टिकल 19 के भाग फर्स्ट के का में क्या शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जो प्रेस होता है यानी कि हमारा समाचार पत्र होते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, तो प्रेस को ही हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। तो आर्टिकल जो 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्राइमरी में देखा होगा कि निःशुल्क शिक्षा लागू है, और ये कब लागू किया गया और किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कब किया गया? 2002 में किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो सन 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसका नाम कितना है? अनुच्छेद 24 है। इसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यानी कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में और इस तरह के चीज़ों में 14 वर्ष के बच्चों से काम कराना एक अपराध होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 24 में लिखा गया है, अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर देखिए अंग की बात कर रहा है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के अंग में बहुत से लोग जल्दबाजी में बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, जबकि ऐसा नहीं है। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है भैया। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, उसके बाद राज्यसभा होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? लोकसभा होता है। लेकिन यहाँ पर अंग अगर आपसे पूछा जाए तो 3 होते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए सदन, संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन होते हैं सिर्फ भैया 2। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन या उच्च सदन, ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 3। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अंग में 3 होते हैं और सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। इसके बाहर एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा। तो
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।